पॉलिटिक्स और क्राइम दोनों का चोली दामन का साथ होता है और दोनों ही होते हैं एक दूसरे के पूरक। सत्ता के बिना अपराध नहीं और अपराध के बिना सत्ता नहीं। हर पॉलिटिशियन का अगर सपना क्या होता है? सत्ता पाना। और वो सत्ता पाने के लिए आगे क्या करता है? वो षड्यंत्र, साजिश, खरीद फरोख्त, जोड़ तोड़ और कभी कभी उस सत्ता के लिए लाशों के ढेरों से होके गुजरना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिल्मी रेड पे। आज रिव्यू का रेड मारते हैं सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 3। वेब सीरीज की कई सीजन बनाए जाते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज उस मेकर्स के लिए ये होता है कि पहली वाली जो टेस्ट है, थ्रिल है, उसको उस लेवल का बनाए रखने की। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि पहला सीजन जिस टॉप ऑफ नॉच पे खत्म होता है, दूसरा सीजन उस टॉप ऑफ नॉच पे मेंटेन करने में अक्सर लोग असमर्थ हो जाते हैं और वो वेब सीरीज फेल हो जाती है। इस पॉलिटिकल सीजन के पहले 2 सीजन बहुत ही इंटरटेनिंग है और ये तीसरा सीजन उन दोनों सीरीज के आगे थोड़ा सा 19 पड़ गया है। तो इस बार कहानी में क्या है? प्लॉट ऑफ द सीरीज। कहानी के केंद्र में इस बार भी महाराष्ट्र की सत्ता है, जहां पिछले सीजन में अमेय गायकवाड़ यानी वहां के जो सीएम को अपनी सत्ता पाने की छलबलाहट और छटपटाते हुए देखा गया था और वो सत्ता अपनी बेटी पूर्णिमा के नीचे से खींचने के लिए व्याकुल रहता है और बेचैन रहता है कि वो सत्ता उसकी है और उसके पास ही आनी चाहिए। सीजन 3 की शुरुआत इस सीन से होती है कि भाई पूर्णिमा गायकवाड़ जो अपने बेटे को खो जाने गम में वो चली जाती है शोक मनाने। कहाँ? हांगकांग। जी हाँ, हांगकांग। तो वहाँ दारू पी के पब में खूब नाचती हैं, घूमती हैं, शौक मनाती हैं। और मुंबई में अमेय गायकवाड़ अकेला पड़ गया है और इंस्ट्रक्शन देता है वसीम खान को कि भाई किसी तरह से पूर्णिमा को वापस लाओ। तो वसीम खान सीनियर इंस्पेक्टर जाता है, पूर्णिमा को आखिरकार वो ढूंढ निकालता है और उसको वापस लाता है मुंबई। अब यहाँ शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर कभी पूर्णिमा और अमेय गायकवाड़ एक दूसरे कट्टर दुश्मन होते हैं, सत्ता की खींचतान एक दूसरे के साथ लगी रहती है। आखिरकार यहाँ पर वो मिला लेते हैं हाथ एक दूसरे के साथ, क्योंकि पार्टी को बचाना है और सत्ता में मौजूद रहना है। तो यहाँ से कहानी एक नई धारा ले लेती है, जहाँ पर दोनों कई राजनीतिक चैलेंजेस का सामना करते हैं और साथ ही साथ पर्सनल चुनौतियों का भी सामना करते हैं। तो बेसिकली प्लॉट ये है। कैसा है स्क्रीन प्ले, एक्टिंग और डायलॉग? नागेश और रोहित ने इस बार कुछ नए कलाकार को यहाँ पर जगह दी है, जिसमें से रणविजय सिंह है और दिव्या सेठ है। और यहाँ पर मौजूदा सियासी की कुछ घटनाओं को यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की गई है। कलाकारों की एक्टिंग की बात करें, पूर्णिमा के किरदार में प्रिया बापट अपनी एक्टिंग से शो में थ्रिल बनाए रखा है। बेटे के गम में डूबी उस माँ का किरदार का प्रेजेंस उन्होंने अच्छा दिया है। पिछले सीजन में अतुल कुलकर्णी का जो एक कैरेक्टर था, एक शातिर, एक बखूबी शातिर, ताकतवर नेता बन के उभरता है, उसकी तुलना में इस बार इस सीजन में उसका किरदार थोड़ा सा हल्का दिखाया गया है और जो इस सीजन को पसंद करते हैं उसको ये डिसअपॉइंट कर सकता है। सीरीज का नेगेटिव पॉइंट है सीरीज को बहुत ज्यादा लंबा खींच देना। मतलब कि अगर 6 घंटे का सीरीज है तो 3 घंटे तक उस माँ के किरदार पे फोकस कर रहा है, उस पूर्णिमा के किरदार पे फोकस कर रहा है, उसको दुख से उबरने के लिए। जो ये आप आधे घंटे या 20 मिनट में कर सकते थे, उसको आपने 3 घंटे लिए। माना कि वो सदमे में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीजन का 50% आप उस किरदार को दे दोगे। और दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है फेमिनिज्म का तड़का देना। एक वुमेन को भारतीय पॉलिटिक्स में एक्स्ट्रा सुपीरियर दिखाना और इस हद तक दिखाना जैसे वो नेता नहीं एक जादूगर हो, ये कहीं से जस्टिफाई नहीं लगता। ऑर्डिनरी दिखाना ठीक था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना वो भी भारतीय पॉलिटिक्स में ठीक नहीं है। अगर एक्टर की बात करें, इसमें है अतुल कुलकर्णी, प्रिया बापट, सचिन पिलगांवकर, एजाज खान, रणविजय सिंह, दिव्या सेठ। इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी फिर मिलते हैं फिर किसी दिन, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।